जो भी चीज आपके पास प्रीवियस क्लासेस की यूज होगी वो सारी की सारी आपको डिटेल्ड में समझाई जाएगी। ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर कॉमर्स अपना जलवा बिखेर रहा है, तो कैसे ये सब्जेक्ट आपके लिए हेल्प करता है। यहां पर आपको ऐसे ऐसे टूल सीखने को मिलते हैं जो कॉमर्स की दुनिया में हर बार हर जगह प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आते हैं। नंबर्स और क्वांटिफिकेशन, साथ में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। आपको मजा आएगा, टॉपिक्स की डिटेल जान के भी आपको बताऊंगा मैं। वो सारी जो बेसिक बातें वो यहाँ पर शुरुआत में यूज होगी थोड़ी सी, पर उसके आगे एक नई दुनिया प्रोबेबिलिटी की आपके लिए शुरू होगी। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सबका हमारे क्लास 11th के उदय कॉमर्स चैनल पर। और मैं हूं आपका अप्लाइड मैथ्स कोच आशीष भाटी और पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं आज के ब्रिज कोर्स सेशन में। तो बेटा, ब्रिज सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो दुनिया है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है और कैसे आप लोग इस सब्जेक्ट को चूज करके अपने करियर में एक डेडिकेटेड वे में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, या स्टैटिस्टिक एनालिसिस के अंदर आप जाना चाहते हैं, या आप किसी भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर कॉमर्स अपना जलवा बिखेर रहा है। तो कैसे ये सब्जेक्ट आपके लिए हेल्प करता है कि आप उस फील्ड में सिर्फ आगे नहीं रहे बल्कि टॉप पर जा सकते हैं। बिकॉज यहां पर आपको ऐसे ऐसे टूल सीखने को मिलते हैं जो कॉमर्स की दुनिया में हर बार हर जगह प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया था कि बच्चों को एक ऐसा मैथ्स का ऑप्शन दिया जाए जो उनकी कॉमर्स की दुनिया में हेल्प करे। भाई, अगर एक हमारे पास साइंस का स्टूडेंट है तो वहां पर चाहे वो फिजिक्स में हो जाए, चाहे केमिस्ट्री में हो जाए, या अगर वो आगे जाके इंजीनियरिंग करता है, या अगर वो इंजीनियरिंग भी नहीं बट अगर बाकी साइंस कोर्सेज करता है, तो उसको जिस तरह का मैथ्स सीख होता है वो हमारा कोर मैथ्स होता है। क्योंकि वहां पर जो बच्चा सीखता है वो डायरेक्टली यूज करता है इन सभी फील्ड में। बट यही कॉमन सब्जेक्ट आपके पास पहले कॉमर्स स्टूडेंट के पास भी था, तो सीबीएसई को लगा कि यार ये जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स फील्ड के लिए जरूरी तो है बट उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। रीजन बीइंग कि भैया कॉमर्स के स्टूडेंट को अपनी पूरी लाइफ में कहीं पर भी ट्रिगो से डील नहीं करना पड़ता, कहीं पर भी उसको वेक्टर 3D से डील नहीं करना पड़ता, या कोर मैथ्स के और ऐसे कॉन्सेप्ट है जो उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहीं काम नहीं आते। तो सीबीएसई ने क्या करा कि कुछ टॉपिक्स तो सेम रखे बट कुछ ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करे जो कॉमर्स का बच्चा चाहे किसी भी फील्ड में जाए, मतलब कॉमर्स रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाए, उसको वो टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां पर उसके पास एक बाकी बच्चों से ऊपर रहने का एक एज मिल जाता है। बिकॉज बेटा, कॉम्पिटिटिव जमाना है, लाखों बच्चे आपके पास सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और आपको क्या चीज अलग करेगी उनसे, वो ये सब्जेक्ट होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का। क्योंकि वो जो चीज वहां जाकर सीखेंगे आप पहले ही सीख कर जा चुके होंगे। तो यहां पर बेटा आपके पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। और किस बच्चे को कोर लेनी चाहिए, किस बच्चे को अप्लाइड लेनी चाहिए, तो ऑलरेडी बेटा इसके ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह के एप्टीट्यूड वाले बच्चे को या फिर किस तरह के करियर चाहने वाले बच्चे को कौन सा मैथ्स रखना चाहिए। तो कोर वर्सेस अप्लाइड की मेरी एक वीडियो हमारे कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू का जो चैनल है उस पर ऑलरेडी आई हुई है, तो आप वहां जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है। बट अगर आप डिसाइड कर चुके हैं, मतलब आप अवेयर हैं, आप स्मार्ट है, आप इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ही लेना है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं आपका अप्लाइड मैथ्स कोच फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमारे प्यारे अप्लाइड मैथमेटिशियंस को मैं प्यार से बोलता हूं एमियंस, क्योंकि आप अप्लाइड मैथमेटिशियंस यानी एमियंस तो है ही है, साथ ही साथ आपने जो स्मार्ट डिसीजन लिया है तो दैट मीन्स आप अपने एम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। तो ये एमियंस हमारे एम को भी शो करता है। तो सभी एमियंस का स्वागत है आज के सेशन में। बेटा, आज के जो ब्रिज कोर्स है ना, ब्रिज कोर्स बेसिकली रहता किस लिए है कि जैसे आप क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ के आए हो, अब क्लास 10 मैथ्स के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स में काम आ सकते हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। हालांकि जब हम अपनी क्लासेस में जाएंगे, अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी चीज आपके पास प्रीवियस क्लासेस की यूज होगी वो सारी की सारी आपको डिटेल्ड में समझाई जाएगी। बस एक ओवरव्यू देने के लिए कि अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इनसे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। आपने वैसे बोर्ड में भैया मचाया ही मचाया है, ऋतिक सर के आप स्टूडेंट हो, बबुआज हो आप, तो आपने क्लास 10th के मैथ्स को 4 डाला है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो 11th में यूज होने हैं आप उसमें वैसे ही धुरंधर होगे।
बस विद द टाइम कई बार होता क्या है बेटा कि हमारी मेमोरी में थोड़ा सा कई बार डिस्ट्रैक्शन आती है या फिर हम लोग भूल जाते, भाई अब वो फ्लो नहीं रहा, छूट गया है, क्योंकि आपने ब्रेक आया है, इस समय कौन पढ़ता है। तो आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बस एक बार आप देखोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, और अगर नहीं भी याद आई तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्लासेस में जाएंगे तो बेटा सारी की सारी चीजें ऑलरेडी करेंगे ही, है ना। बस एक आपको ओवरव्यू देना है कि भैया क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो यहां पर आज हम बेटा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और सिलेबस डिस्कशन के थ्रू बात करेंगे कैसे हमारी अप्लाइड मैथ्स की जो दुनिया है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आते हैं, और ये आपको एक फील भी हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा अभी कंफ्यूज है कि मुझे कोर लेना चाहिए अप्लाइड, तो उसके लिए भी बेटा ये वीडियो हेल्प करेगी, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि हमारे को क्या क्या यहां पर पढ़ने को रहता है। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं इस बार, क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपडेट करा है और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बहुत सारी, बट यहां पर अगर मैं आपको चेंज वाली चीजें बताऊंगा तो वो आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको टॉपिक से नहीं पता कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर बस मैं आपको एक बार सिलेबस को ओवरव्यू दूंगा, और जब हम लोग जैसे जैसे जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हर फर्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि भैया लास्ट ईयर के सिलेबस से इस ईयर के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या अपडेट करा है। क्योंकि बेटा अभी जो बुक्स है आपके पास मार्केट में वो अपडेट नहीं हुई होंगी, क्योंकि अभी रिसेंट चेंज ही आया है, बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, तो वो सारा स्टॉक उनका वेस्ट ना हो, इसलिए वो नई बुक्स तो नहीं अभी निकालने वाले। हाँ, बट मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि आप जौन सी भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चन अब आपको नहीं करने हैं, कौन से टॉपिक अब आपके डिलीट हो चुके हैं, तो वो भी आपको साथ में जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बताता जाऊं। तो बेटा ये हमारा सीबीएसई का क्लास 11 का 2025-26 का पेपर है। टोटल अपने पास बेटा ये 8 यूनिट्स है, टोटल हमारे पास ये 8 यूनिट्स है जिसके अंदर हमारा सिलेबस कवर होता है। फर्स्ट यूनिट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। 9th हो या 10th हो, रियल नंबर्स पढ़ा है आपने पहला चैप्टर ही, तो अब यहां पर रियल नंबर्स तो वैसा नहीं, बट यस नंबर्स और क्वांटिफिकेशन साथ में न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, आपको मजा आएगा। टॉपिक्स की डिटेल जान के भी आपको बताऊंगा मैं। तो बेटा ये एक सिंगल यूनिट हमारी 9 मार्क्स की रहती है। फिर एलजेब्रा जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं, यहां पर कुछ आपको क्लास 10th की चीजें भी देखने को मिलेंगी, वो 15 नंबर की यूनिट है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए। स्टार क्यों बनाया सर मैथमेटिकल रीजनिंग? ये तो सिर्फ 6 नंबर की है बेटा। 12th के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, बी इट एनी एंट्रेंस एग्जाम, या ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी जॉब के लिए एग्जाम देते हो, चाहे आप बैंक जॉब दो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब दो, चाहे आप यूपीएससी दो, आप एमबीए दो, बी इट एनी जॉब जहां पर एंट्रेंस के थ्रू आपके पास पेपर होता है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग भी बोलोगे, मिलेगा ही मिलेगा। और ये सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। कोर वालों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा जो टॉपिक पहले था अब तो वो हट चुका है, बट उसका भी जो क्या बोलते हैं डिटेल्स में जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल अलग थे, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा था। बट ये आप सिलेबस देखोगे, चाहे सीए फाउंडेशन जिन बच्चों को करना है, भाई पूरा 20 नंबर का, 100 में से 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर आता है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, सब आप क्लास 11 में पढ़ के जा रहे हो। एडवांटेज ये है हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स की पावर, ठीक है। यहां पर भी जो नंबर्स और क्वांटिफिकेशन अभी डिटेल में बताऊंगा मैं, सेम पहला चैप्टर सीए का उठाओगे यही चीजें मिलेंगी आपको। फिर बेटा कैलकुलस बच्चों को सबसे टफ लगता है, हमारे पास क्लास 11 में तो फिर भी 10 नंबर का है, क्लास 12 में 15 मार्क्स का बनता है ये, बट हमारे को कैलकुलस बच्चों को ना रुला देता था, बट अप्लाइड मैथ्स की दुनिया में बड़ी हंसी वाला इसके टॉपिक बना दे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रिगो होता है वो हट गया। ट्रिगो की वजह से कैलकुलस का पोर्शन बहुत टफ हो जाता था बच्चों के लिए, बट अब हमारे अप्लाइड मैथ्स में ट्रिगो है ही नहीं, तो ये हलवा हो गया है। तो यहां पर भी अपने को बहुत एज मिलता है। फिर प्रोबेबिलिटी, क्लास को 11th का जो अप्लाइड मैथ्स का प्रोबेबिलिटी, आप ये मान के चलिए कि जो कोर मैथ्स का बच्चा क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में पढ़ेगा, आप 11th में ही पढ़ के जा चुके हो। और 12th में जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है वो एक अलग लेवल की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। और अगर आप सीए का सिलेबस उठा के देखोगे तो वहां पर भी आपको वही डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेगी, तो कोर वाला वो पढ़ता ही नहीं है, तो आपको यहां पर भी एडवांटेज मिल जाती है। आप कॉलेज में जब भी जाओगे, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या इको ऑनर्स कर रहे हो या स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हो या मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, वहां पर भी जाकर अगर आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, जो आप लोग 12th में पढ़ के जाते हो। बाकी जो स्ट्रीम वाले बच्चे वो वहां जाके सीखते, तो एडवांटेज आपके पास रहेगा,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहां पर बेटा 8 नंबर की है हमारे पास। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कोर वाले पढ़ते ही नहीं है ना, बी इट स्क्यूनेस, हालांकि स्क्यूनेस वाला टॉपिक अब इस साल के लिए सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डेविएशंस, कोरिलेशन, ये सारी की सारी चीजें आप 11th में पढ़ के जाते हो। तो अगर आप स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हो एडवांटेज, आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आती है इस वाले टॉपिक की, आप पढ़ के जा रहे हो। बाकी स्ट्रीम वाले वहां जाके पढ़ेंगे, एडवांटेज। फिर बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथ, सिर्फ और सिर्फ बेटा कोई भी ऐसा आपके पास क्लास 12th में स्ट्रीम नहीं है जो ये पढ़ाता हो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कॉमर्स के बच्चे को इसी में ही डील करना है और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के अंदर उसको पढ़ने का मौका मिलता है। तभी इसकी वेटेज देख लो बेटा 15 नंबर की, सिंगल चैप्टर सिंगल यूनिट 15 नंबर की वेटेज। एलजेब्रा में भी आप देखोगे 3-4 चैप्टर आएंगे, वो मिला के 15 नंबर सिंगल। क्लास 12th में भी फाइनेंशियल मैथ्स की 15 नंबर की वेटेज, हाईएस्ट वेटेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भैया कॉमर्स लेके क्या करना है, फाइनेंस के साथ ही तो खेलना है, सब यहां सीख के जाओगे। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 नंबर की, क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री है, बेसिक चीजें हैं, है ना, कोर की तरह डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमारे को ज्योमेट्री ज्यादा यूज होनी नहीं है, बट कुछ कुछ जो चीजें हमारे को फिर भी यूज हो सकती है वो आप पढ़ के जाओ। अब बेटा इन ये यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार हमें पढ़ना क्या है अप्लाइड मैथ्स में और हमारे को क्लास 9-10th की कौन सी बातें याद रखनी। जैसे पहला मेरा चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, तो इसके अंदर मुझे 3 टॉपिक मिलते हैं देखने को। एक बाइनरी नंबर्स, बहुत सारे बच्चों ने क्लास 9th-10th की कंप्यूटर साइंस में ये टॉपिक पढ़ा हुआ कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड आपके पास टॉपिक है कि हमारे पास जब मशीन लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, असेंबली लैंग्वेज जब डेवलप हो रही थी, तो कैसे उसको कन्वर्ट किया। जैसे सपोज करो मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में मैंने प्रेस करा 1 2 3, भैया मैंने कैलकुलेटर में तो प्रेस करा है 1 2 3, बट कैलकुलेटर ने जो इसको इनपुट लिया होगा ना, जो कैलकुलेटर ने इसको समझा होगा, वो 1 2 3 नहीं समझा होगा, उसने इसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करके समझा होगा और फिर उसी में ही आंसर निकाला होगा। फिर एक इसके अंदर प्रोग्रामर होता है जो इसको वापस से डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे 123 है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, तो वो वापस कैलकुलेटर उसको कन्वर्ट करके हमें शो करता है, अच्छा भैया अगर मैंने 123 प्लस में 5 करा है तो वो 128 मुझे मिलेगा रिजल्ट। बट कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो 123 और 5 ऐड नहीं हो रहा है, वो बाइनरी नंबर्स के अंदर सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे यहां पर। सबसे पहले ही कंप्यूटर रिलेटेड एक टॉपिक आप पढ़ के जाओगे। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिसेस। ये बेटा वही चीज है जो आप क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होती थी एक्सपोनेंट्स वाली, ये वही है सारी चीज, बिल्कुल जो आपने सारे लॉज और फॉर्मूले वहां पढ़े थे यहां पर भी वही पढ़ोगे। और अगर आप सीए फाउंडेशन की बुक उठाओगे, सीए फाउंडेशन का सिलेबस उठाओगे, तो वहां पर भी पहले चैप्टर में आपको इंडिसेस ही पढ़ना होता है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, काम आ गया। सीए फाउंडेशन में और वाले नहीं पढ़ते। फिर आ जाओ लॉगरिथम। भाई एक कॉमर्स के बच्चे की दुनिया के लिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जो साइंस का बच्चा है उसके लिए भी लॉग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जगह उसको डेरिवेशन में लॉग मिलता है। हमारे को भी यहां पर फाइनेंशियल मैथ्स की दुनिया में जब हम पढ़ाएंगे तो लॉग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और ये लॉग वाला बेटा पार्ट पूरा का पूरा आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ के जाते हो, और में नहीं पढ़ते हो, है ही नहीं वहां पर। ठीक है, बस कैलकुलस में थोड़ा सा यूज होता है, बट वो भी इतनी डिटेल में नहीं। बट लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो। और अगेन सीए फाउंडेशन के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको इंडिसेस के साथ लॉगरिथम भी मिलता है, जो यहां पढ़ोगे उतना ही मिलता है। तो आपके पास बेटा हमेशा कह रहेगी एडेड एडवांटेज की आप ऑलरेडी इस पर महारत हासिल करके जाओगे, वहां जाके सीख नहीं रहोगे। और कॉम्पिटेटिव जमाना है बेटा, टॉप 1% में आप आ गए तो आप बन गए, और आप यहां पर इसके थ्रू आपको वो एक ब्रिज मिलेगा, आपको एक वो लिंक बनेगा वो टॉप 1% में आने का। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक है। इसमें आप क्लास 9th के बेसिक जो इंडिसेस की प्रॉपर्टीज है, अगर टाइम है तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो। लॉग आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो ये तो आपको नया पढ़ना है। बाइनरी नंबर अगर किसी ने कंप्यूटर में पढ़ा है तो उसको देख सकता है, वरना ये भी न्यू टॉपिक है, मैं आपको शुरू से करवाऊं। फिर अगर मैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की बात करूंगा बेटा, तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में आप टॉपिक देख के आपको मजे आएंगे। एवरेजेस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां जहां पर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, एवरेजेस का टॉपिक आपको मिलेगा। सीए में भी है,
आप पढ़ के जाते हो। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, कैलेंडर। बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भैया बताइए 17 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। अगर 18 मई 2020 को यह दिन था तो बताइए 25 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। इस तरह की बात है, वही लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बन गया ये हमारे पास। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हर जगह एंट्रेंस में मिलेगा आपको, आप पढ़ के जाओगे। क्लॉक, घड़ी, हर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिल जाएगा देखने को कि भैया अगर 9:20 हुए हैं तो बताइए मिनट हैंड और सेकंड हैंड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मान लो भैया कैसा होता है ना, कई बार जब सेल वीक हो जाते हैं तो घड़ी स्लो हो जाती है। अरे यार मम्मी 5 मिनट लेट हो गया, घड़ी में तो टाइम स्लो चल रहा है, सेल वीक हो गया। तो अगर सेल वीक होने की वजह से टाइम जो है वो स्लो चल रहा है तो एक्चुअल टाइम कितना हुआ होगा वो सीखने को मिलता है यहां पर, है ना। तो वो सारी चीजें बेटा आपको यहां पर प्रैक्टिकलिटी के अंदर मिलती है। फिर आपके पास टाइम एंड वर्क। भैया कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, यूपीएससी उठा लो, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे टॉपिक। ये बेटा सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाइड में पढ़ते हो। फिर आपके पास इसी में ही आ जाओ, टाइम एंड स्पीड के बाद हमारे पास मेंसुरेशन। क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना, 9th और 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, स्क्वायर का एरिया, जितनी भी आपकी 2D शेप होगी, 3D शेप होगी, उनके सारे सरफेस एरिया वॉल्यूम वापस से मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो बस फॉर्मूले चाहिए, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये बेटा आप फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा यार बड़ा ही आसान है। ये सारी चीजें वो हैं जो मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये 2 टॉपिक शायद आपके लिए नए हो सकते हैं बट ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी ऑलरेडी, तो एक एडवांटेज मिलेगी आपको इसके अंदर। फिर बेटा जो मेरी नेक्स्ट यूनिट रहती है सेट्स, ये बिल्कुल न्यू है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सेट्स रिलेशन ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है ना, न्यू है। और ये आपके पास कॉमन है कोर के साथ। ठीक है, मैं वो भी बताता रहूंगा कि जो आप कोर में भी पढ़ोगे, कॉमन टू कोर में, ये दोनों चीजें जो है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें एक आध चीजें जैसे अपने पास उसमें कम है, कोर में कम है, अप्लाइड में ज्यादा है। और कई जगह ऐसा कि कुछ एक आध चीज रियल छोटी सी चीज कि जो अप्लाइड में हटा दी गई है बट कोर में है, बट अप्लाइड में ज्यादा पोर्शन है। और ये आपका सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी हेल्प करता है कि कॉमर्स बच्चा जब लेता है तो उसका कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है यार कि मैं अपने नाम के आगे वो सीए लगाना चाहता हूँ, वो ड्रीम है मेरा, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे नाम के आगे सीए लगेगा तो मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। तो बेटा अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपका सीए ड्रीम है तो बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और वो जो खुशी मिलती है ना यार, है ना, मतलब जो पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी के आंसू आते हैं ना, मेरे ख्याल में हर बच्चा अपना जीवन में चाहता है कि यार मैं एक दिन वैसा जरूर लेकर आऊं अपनी लाइफ में कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी वाले आंसू है, दुख वाले नहीं, खुशी वाले आंसू, है ना। मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील करा सकूंगा कि मेरे पेरेंट्स को सब जानेंगे मेरे नाम से। और जिस दिन बेटा ऐसा होगा ना, इट विल बी अ ब्लेसिंग, है ना, कि आपको अपने जीने का मकसद लगेगा कि यार किया, मैं कुछ करने आया था और मैं कर गया, अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील करा दिया। बेटा जिनकी वजह से हम हैं, अगर हम उनको नहीं आगे रखेंगे, उनको नहीं कुछ ऐसा सुख दे पाएंगे कि वो हम पर प्राउड कर सके, तो क्या ही फायदा हमारा, है ना। तो ये अगर ड्रीम है आपका तो बेटा ये सब्जेक्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, भैया बहुत सारे बच्चे यहां पर इसको देख के खुश हो जाएंगे। बेटा क्लास 10th में आपने एपी पढ़ा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बस वो ही यहां पर है। कोर वालों के लिए एपी डिलीटेड था इस साल, लगा अगर सिलेबस में उन्होंने ऐड कर दिया तो बात अलग है, बट मेरे ख्याल में जहां तक मुझे पता है कि एपी ऐड नहीं करा है। सिर्फ जो दूसरा एक टॉपिक रहता है यहां पर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो नया आप सीखेंगे वो रहता है। बट हमारे को एपी और जीपी दोनों पढ़ना है, जो हमारे सेम सीए फाउंडेशन। ये पूरी जो पूरी यूनिट है ऑलरेडी आपके पास कवर है ऑल्सो इन सीए फाउंडेशन। पूरी की पूरी ऐसी जो ये आपके पास जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपको सीए फाउंडेशन में मिलती है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपके लिए नया है, बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, ये भी न्यू है आपके पास, एंड कॉमन है टू कोर। बट यहां पर भी आप जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, अरेंजमेंट्स कैसे बनाते हैं, सिलेक्शंस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सीखोगे।
फिर थर्ड यूनिट बेटा जैसे मैंने बताई थी आपको लॉजिकल रीजनिंग, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट मैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंक्लूड करता हूं, बट अगर आप सिलेबस देखोगे तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नंबर क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन था उसमें इंक्लूड करा हुआ है, बट है ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, तो मैं इसको यहाँ इंक्लूड कर लेता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट, देन आपके पास ऑड मैन आउट, देन आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेटा सिलेबस उठा के देख लेना, ये आपको मिलेगा है ना। जहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग, मैं जेई नीट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर भी रहता है लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत, बट और किसी भी आपके पास कॉमर्स की दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये टॉपिक आपको मिलेगा। एड्रेस इज ओनली इन अप्लाइड, कोर वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ते, तो ये एक एडेड एडवांटेज आपके पास रहती है। देन आपके पास यहां पर आ जाता है ब्लड रिलेशन, और इवन जो आप सीयूटी में, और आगे क्यों जाता हूं, जो आप सीयूटी देंगे क्लास 12 के बाद, उसमें आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा जितनी भी मैं एप्टीट्यूड की चीजें बातें कर रहा हूं ना, वो सब आपको वहां पर भी मिलेंगी, तो एक एडेड एडवांटेज आपके पास वहां पर भी आ गया, ठीक है। और इसमें एक चीज और, सिलोजिज्म, ये सारी की सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड मैथ्स के अंदर। फिर फोर्थ यूनिट हमारे पास, जिसको मैं बोल रहा कि कैलकुलस वाली यूनिट है, ये अपनी क्या है, कैलकुलस वाली यूनिट। बस एक यही यूनिट है जो बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करने पर मजबूर करती है, थोड़ी ज्यादा एफर्ट उनको लगाने पड़ते हैं। तो फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये सारी की सारी चीजें आपके पास न्यू है ना। और इसमें आपके पास मजेदार बात क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है ये। तो बहुत बड़ा आपके पास भोजा उतर जाता है कि भैया ट्रिगो नहीं पढ़नी पड़ेगी, कि बहुत सारे बच्चों को यार ट्रिगो से डर भी लगता है, बहुत सारे बच्चों को ट्रिगो इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो हाँ, अगर आपका ट्रिगो में इंटरेस्ट है तो बेटा मैं आपको बोलूंगा प्लीज 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 स्कोर लीजिए, क्योंकि ट्रिगो यार देखो, मैं भाई ये जब आप लगा लीजिए, जब से 2020 से अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से मैं अप्लाइड मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। और भैया 2009 से मैं, है ना, या फिर 2000 अगर प्रोफेशनली बोलेंगे तो 2009 से, बट वैसे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा दिया, गली के बच्चों को पढ़ा दिया, होम ट्यूशन पढ़ा दी, तो वो मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। तो दैट मीन्स मेरे पास वो जो 20 साल की एक्सपर्टीज थी वो मेरी कोर में ही है ना। बट क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रिगो बहुत पसंद है, मैं फैन हूं ट्रिगो का, मैं पागल हूं ट्रिगो के लिए। बट अब जब से अप्लाइड पढ़ाना शुरू करा है तो ट्रिगो पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। बट हमारे जो लास्ट ईयर भी मैंने रिक्वेस्ट करके टीम को बोला कि जो एग्जाम बूस्टर वाला बैच होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड ही है, प्लीज मुझे पढ़ाने दो ताकि मैं ट्रिगो बच्चों को समझा सकूं। तो उस चक्कर में भैया मैं बोलता हूं जिनको ट्रिगो पसंद है, प्लीज 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 आप कोर जरूर लीजिएगा, है ना। जिनको ट्रिगो से प्यार है वो कोर लीजिएगा, अप्लाइड में मत आइएगा, क्योंकि भाई कई बार कुछ चीजें अपने दिल से भी करनी चाहिए, है ना। तो आपको ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यहाँ पर अप्लाइड में पढ़ने को मिलता है, पूरी 10 नंबर की यूनिट है, और ये आपकी क्लास 12th में भी फॉरवर्ड होगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर प्रोबेबिलिटी, आपके पास यहाँ पर नए नए टॉपिक्स हैं सारे, जो आप बेसिक 9-10 तक प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए थे, उसका बेस तो आपको चाहिए कि भैया प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। देन आपके पास डाई में किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, कॉइन में कैसे निकालते हैं, कार्ड्स में कैसे निकालते हैं, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 52 संडेज 53 संडेज वाला क्वेश्चन होता था। वो सारी जो बेसिक बातें वो यहाँ पर शुरुआत में यूज होगी थोड़ी सी, पर उसके आगे एक नई दुनिया प्रोबेबिलिटी की आपके लिए शुरू होगी, जो आपकी डायरेक्टली रिलेटेड होगी। जो हमने यूनिट की बात करी है अलजेब्रा में, सेट्स वाला जो चैप्टर है उसके साथ वो को रिलेटेड रहेगी, ठीक है। तो वो नया ही है, आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारी चीजें। और जो कोर वाला बच्चा क्लास 12th में पढ़ेगा, आप लोग 11th में पढ़ के जाओगे, और 12th में जो आप पढ़ोगे वो कोर वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो सीधा उसको हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जहां पर भी पढ़ेगा, चाहे वो कॉलेज में पढ़े, चाहे वो सीए फाउंडेशन में पढ़े, वहां उसको देखने को मिलेगी। बट आप लोग क्लास 11-12th में ही वो सारी की सारी चीजें पढ़ के जाओगे। देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बहुत बढ़िया यूनिट है भाई, ये कॉमर्स के दुनिया के लिए क्या बोलते हैं बहुत जरूरी, कि यहां पर जो जो आप स्टैटिस्टिकल टूल सीखते हो ना बेटा, आपको वो हमेशा आपकी फील्ड में काम आएंगे ही आएंगे, है ना। आप कॉमर्स की दुनिया के थ्रू कहीं जा रहे हो तो ये जो चीजें आप सीखोगे आपको काम आएंगी आएंगी। इवन, है ना, क्लास 11th में नहीं, अब तो शायद जैसे स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का फर्क है इकोनॉमिक्स के लिए, वो आपको लव सर ने समझाया भी होगा।
तो जो हमारे शायद सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो क्लास 12th में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं या क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, कई अलग अलग जगह पर है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन तो बताई नहीं यार, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक करी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम चंडीगढ़ इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज, और फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन मैं वहां से पास आउट हूँ, और बस पैशन था पढ़ाना, है ना। स्कूल खत्म होते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पॉकेट मनी के लिए कह लीजिए या फिर इंटरेस्ट था पढ़ाने का, इसके लिए कह लीजिए, और वो पढ़ाते पढ़ाते वो जर्नी ऐसी रही कि बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली मुझे, बट मेरा कभी भी जॉब करने का मन ही नहीं करा, मुझे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना था, और वो पिछले 20 साल से मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। और वो पढ़ा पढ़ा के मतलब वो एक्सपीरियंस है कि भैया आपने एक वर्चस्व बन गया है, या आपको आपके सीनियर्स जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा वो भी बता देंगे कि भैया अपने सर ने जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, हमारे स्कूल का पेपर भी वहीं से आया, बोर्ड का तो आता ही आता है, हमारे स्कूल एग्जाम भी भैया वहीं से ही आते हैं। तो यही बेटा एक्सपीरियंस होता है कि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ही पढ़ा है, तो मुझे वो वर्किंग पता है ना, कि एज अ गेस्ट फैकल्टी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं अलग अलग स्कूल्स में लेक्चर्स लेने जाता था इन्विटेशन पर, तो वहां पर मुझे वो एक्सपीरियंस है, मुझे वो एक्सपर्टीज है कि क्या माइंडसेट रहता है पेपर फॉर्मुलेट करने का। तो वो चीजें बेटा सब आपको क्लासेस में एडवांटेज की फॉर्म में मिलेंगी, कॉन्सेप्ट तो सीखोगे, साथ में ये सब बारीकियां भी सीखोगे, है ना। और देखो एक्सपीरियंस का फायदा क्या होता है ना, कि आप एक क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, है ना, आप क्वेश्चन में गलती कर दी, टीचर आपको वो बताएगा कि नहीं ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे करना था, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा बेटा आपने इस स्टेप में गलती करी होगी, आप मेरे पास डाउट लेकर आओगे, मैं बोलूंगा बेटा आपने इस बुक का इस पेज नंबर का ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक्सपीरियंस होता है, और आपने इस स्टेप में गलती करी होगी, आपने यहां तक ठीक करा होगा, आप इस स्टेप में अटके हो, ये एक्सपीरियंस होता है बेटा। तो उसमें आपको भी एक डेडिकेटेड आपको क्या मिलता है, एक फीडबैक मिलता है कि हाँ यार मुझे ये चीज पे काम करना है, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा कि ये देखो ये क्वेश्चन आपने डाउट पूछा, मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट मैं आपको जो दे सकता हूं वो मैं आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकता हूं, बेटा आपने ये गलती यहां पर करी होगी, करेक्टेड, और आगे से ऐसी गलती ना हो उसके लिए आपको ऐसा करना है, ये मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें कि इस बार इस यूनिट से थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना। तो जब मैं आपको क्लास में लेके जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पिछले साल से क्या क्या रिड्यूस हो गया। अभी के लिए मैं बात करूं तो सिर्फ मीन मीडियन मोड की जो फॉर्मूले थे वो आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए बस, बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं मिलेंगी मेरे को। और ये हमारे पास आपका जो आप यहां पर एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ोगे, ये आपके साथ कोर में, कोर वाले बहुत आप लगा लो सिर्फ 10 या 20% पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ोगे यहां पर, जितना आपके पास सिलेबस है इस यूनिट का उसका सिर्फ 10 से 20% पोर्शन ही जो कोर वाले पढ़ते हैं, और ये आपको बेटा वापस से फिर सीए फाउंडेशन में पूरा मिलेगा जो आप पढ़ के जाओगे, एडवांटेज। फिर तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, फाइनेंशियल मैथ्स, ठीक है। अच्छा सर इसमें होता क्या क्या है, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब उसी में और एक्सटेंशन, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और डिटेल में, फिर एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक आता है एन्युटी का, मजेदार चीज है एन्युटी, फाइनेंशियल मैथ्स की दुनिया की बहुत ही मजेदार चीज है एन्युटी, आपको समझाऊंगा कि एन्युटी होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना। अगर आप सपोज करो रेंट के घर पे रहते हो, तो रेंट के घर पे रहते हो तो आपके पास क्या होगा, हर महीने अगर 5 तारीख की डेट फिक्स है तो हर 5 तारीख को सपोज करो 25,000 रुपए आपके घर का रेंट है, तो वो 25,000 आप हर महीने उस जो आपका लैंडलॉर्ड होगा जिसके भी घर पे आप रह रहे होगे आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होगे। तो बेटा एक 25,000 रुपए का अमाउंट हर महीने की 5 तारीख को क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं एन्युटी, जहां पर इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सैलरी है, हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में 50,000 की सैलरी अगर आ रही है तो वो एक एन्युटी। अब उसमें मान लो कि मैं बोलूं 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा, अगर उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो वो सारी चीजें कैलकुलेशन हम यहां सीखोगे, है ना। कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, अगले 5 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास हर महीने भी खर्चा तो चलाना है, हर महीने 60,000 रुपए महीने के 5 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाएगा, बट मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने रेट पर, ये आप निकालना यहां सीखोगे, ठीक है। फिर आपके पास मजेदार टॉपिक जीएसटी, नाम तो सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप पढ़ के जाते हो, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स का स्टूडेंट पढ़ता है, हमारा प्यारा एमईएन पढ़ता है। और सोचो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये सारी चीजें आपके लिए कितनी नॉलेजेबल है, कितनी आपकी हेल्प करेंगी आपके करियर में।
इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा डिटेल मेथड आप यहां पर सीखते हो। बिल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अलग अलग टैरिफ कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये आप सीखते हो। तो ये बेटा फाइनेंशियल मैथ्स की दुनिया है जो अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। और आप कोई भी कॉमर्स करियर में जाओगे बेटा, इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। फिर जो मेरी यहां पर लास्ट यूनिट है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपके पास कॉमन है टू कोर, कॉमन टू कोर है ना। यहां पर भी आपके पास नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बट इसमें भी जो सिर्फ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है वही रहेगा, है ना। सर्कल और पैराबोला के अलावा जो कोर मैथ्स का बच्चा है वो एलिप्स और हाइपरबोला भी पढ़ता है, बट हम लोग नहीं पढ़ते कि बेटा वहां पर ट्रिगो का यूज होता है। तो हमारे अप्लाइड मैथ्स पे ट्रिगो का टी भी नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक एडवांटेज बन जाती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे को कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए। आपको एक डिटेल टॉपिक का पता लग गया कि मुझे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप, वैसे ऋतिक सर भी एक नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो आपकी कोर के लिए ही बनेगी, बट मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां पर सिलेबस डिस्कस करा होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ टॉपिक्स रिवाइज कराए होंगे। क्योंकि बेटा मैं कोई भी टॉपिक बोलूंगा आपको तो वो बेटा आपको ऑलरेडी मैं क्लास में सिखाऊंगा। मेरा यहां पर मकसद है क्योंकि एक आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, नया मैथ्स है और ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को। स्कूल्स वाले भी, हर बच्चा अगर जो चाह रहा है अप्लाइड मैथ्स है ना, आप कमेंट्स भी देखेंगे तो बच्चे मोस्टली यही बोलते हैं कि सर हमारा स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी बेटा ऑप्शन होता है कि आप एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इसको चूज कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, है ना, आप सीबीएसई बोर्ड से तो आप इसको एज एन एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल इसको ऑप्ट करने नहीं दे रहा है तो आप कोर मत दीजिए। अगर आपको अप्लाइड लेना है तो आपको स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है, आप एज एन एडिशनल सब्जेक्ट कर सकते हैं उसको, है ना। उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो आप सीबीएसई में हेल्पलाइन सेंटर पे फोन करके पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। या आपका स्कूल भी हेल्प कर सकता है इसमें कि एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको उसको रखना है तो आपको क्या क्या करना हो, ठीक है। बट आपको बेटा वो कंपैरिजन खुद करना होगा। अब अप्लाइड की दुनिया में क्या क्या है वो मैंने आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कोर का सिलेबस सामने रखिए, एक बार मैच करिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेरे को अगर कॉमर्स में ही रहना है तो मुझे पढ़ने चाहिए। नहीं यार मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे ट्रिगो में इंटरेस्ट है, मैं टीचिंग में जाना चाहता हूं, मुझे एनडीए करनी है, तो आप कोर वाले पोर्शन को फेवर करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ कॉमर्स की दुनिया में रहकर अपना करियर बनाना है तो आपको अप्लाइड लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी आप खुद बेटा जज कीजिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मजा आएगा। आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, गूगल पे जाइएगा ICAI, बेटा ये हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट का नाम है जो सीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो आपको सीए का टाइटल देता है। तो उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां से सीए फाउंडेशन में मैथ्स का पेपर 3 होता है, नाम होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए अगर आपको सीए करना है तो मैच कीजिए। आप डीयू की वेबसाइट पर जाइए, बीकॉम ऑनर्स का सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर, अब शायद चेंज ना हो गया आपकी, मैं बहुत साल से अब पढ़ा नहीं रहा हूँ 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को, जब से पीडब्ल्यू ज्वाइन करा है। तो आप उसको क्या करो, डाउनलोड करो, वहां देखो कौन सा सिलेबस मैच कर रहा है। बीबीए के अंदर अगर मैथ्स आ रहा है तो कौन सा आपका सिलेबस आ रहा है ना। अगर आपको बीएमएस करना है, बीएफआई करना है तो भैया मैथ्स कंपलसरी, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं। तो सब जगह फाइनेंस यूज होती है और अप्लाइड मैथ्स की तो सबकी एंट्री वैलिड है। तो अगर आपको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर भी लगता है तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, कि ईजी है कोर्स से बहुत और रेलेवेंट है। ईजी तो छोड़िए, रेलेवेंट है आपके लिए, तो आपको बहुत क्या होगा, हेल्प मिलेगी अपने किसी भी करियर में जाओगे। और अगर आप नॉन मैथ्स के हो जाते हो तो बेटा बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो गए यार, तो क्या ही फायदा यार कि एलिजिबल ही नहीं है और करना चाह रहे हैं। अप्लाइड मैथ्स रखिए, इजी रहेगा। स्कोर आपका मान लो बहुत बढ़िया भी नहीं आया, बट आपके पास एलिजिबिलिटी तो रहेगी, एंट्री तो मिल जाएगी। पर अगर गेट पे ही खड़े रह के बाहर से देख रहे हैं अरे भैया क्या कर रहे, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए अपने हैंड बेटा हमेशा अपर हैंड पर रखिए, अपने पास सारी चीजें अपनी मुट्ठी में लेके चलिए, है ना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आपकी बेवकूफी की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से बंद ही हो जाए तो बेटा सोचो उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस या आलस पर यार देखेंगे नहीं। आपको पता है कि आपको जो भी कोर्स करना है उसमें अगर मैथ्स की जरूरत है तो अप्लाइड रख लीजिए, अगर आपको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है तो, ताकि आपके लिए गेट हमेशा ओपन रहे। ठीक है बच्चा, तो बाकी आपका इंतजार रहेगा यार अपनी क्लासेस के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहा हूं। तो अगर आप लोग भी वेट कर रहे हैं क्लासेस शुरू होने का, अप्लाइड मैथ्स की दुनिया में एंटर करने का, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका डिसीजन फाइनल हो चुका है, यस आई एम गोइंग विद अप्लाइड मैथ्स, आई विल बी एन एमियन, तो भैया छोटा सा ये आपका वर्ड है #एमियन, जरूर एक बार आप चैट में लहरा दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि सारे हमारे अप्लाइड मैथमेटिशियंस जो है वो रेडी है
हमारे अप्लाइड मैथ्स की दुनिया में आने के लिए। तो आपका इंतजार रहेगा क्लासेस के अंदर, और कमेंट्स में #एमियंस का आपका रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं बेटा जल्दी से अपनी क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। राधे राधे सभी को। थैंक यू।